elect या select. एक ज़ाहिर है ये इलेक्शन का वक्त होता है और दूसरा होता है जब चेंज ऑफ कमांड का टाइम आता है, यानी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त आता है। पिछले 25 साल में हर ऐसे वक्त में मुल्क बदतरीन साजिशों का शिकार हुआ। जनरल मुशर्रफ, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा सब ने रिटायरमेंट के करीब आकर अपनी एक्सटेंशंस के लिए 20-25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया। इतनी बड़ी आबादी के मुल्क को एक भूचाल में डाल दिया। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और वो मौका जिसमें मुल्क एक नाजुक मरहले से गुजरे वो सिर्फ इलेक्शन होना चाहिए, चेंज ऑफ कमांड का वक्त नहीं। वैसे सवाल ये है कि आखिर ये एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? अमेरिका समेत ताकतवर मुल्कों में भी क्या एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं? जी हाँ, होती हैं। हर जगह इनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। ये होती क्या है? आप इसे यूँ समझें कि किसी भी मुल्क में जो डोमिनेंट सोच होती है, एलीट्स की सोच होती है, और इस सोच को जो ताकतवर लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, वही एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये अवाम नहीं होते, लेकिन इनके पास अवाम के वसाइल का और इख्तियारात का बड़ा हिस्सा होता है। बज़ाहिर अवाम ही अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रहे होते हैं, लेकिन ये नुमाइंदे उस छलनी से छन कर आते हैं जो छलनी एस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। यानी जो भी मुंतखब होगा, सामने आएगा, दरअसल उसकी तनाबें, उसकी लगामें एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ही होंगी। मिसाल के तौर पर आप अमेरिका की एग्जाम्पल लें। वहाँ अवामी राय कुछ भी हो, वो इदारे जो सेनेटर्स को, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को फंड्स करते हैं, इनके इलेक्शन मुहिम्मात के लिए काम करते हैं, जो पॉलिसीज़ के लिए थिंक टैंक्स को फंड्स देते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, ये सब लोग मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं जिनकी तादाद थोड़ी होती है। इन लोगों के, इन ग्रुप्स की, इन इदारों की तादाद थोड़ी होती है, लेकिन पूरी सोसाइटी की स्ट्रिंग्स, मुआशरे की डोरियाँ इनके हाथ में होती हैं। इन्हीं लोगों की मदद से जब कोई भी हुकूमत बनती है तो उसके अहम तरीन लोग चूँकि उसी दौलतमंद और ताकतवर तबके की मदद से आए होते हैं जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इसलिए ये लोग भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ अवामी मुफाद और एस्टेब्लिशमेंट के मफादात टकराते हैं, अचानक अवामी नुमाइंदे भी आपको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट समेत हर एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि वो अपने रिसोर्सेज और अपनी ताकत को बढ़ाती चली जाए और आवाम की तवज्जो उन पर ना जाए, बल्कि वो छुपे रहें और सारी तवज्जो मोहरों पर हो, क्योंकि वो तो बदले जा सकते हैं। पाकिस्तान में यही रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। इंडिया में राइट विंग ने बहुत आगाज़ में ये रोल अपना लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अलामत थे, और अब देखें कि आज ये एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह हावी वहाँ भी हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू बहुत शुरू से इससे बचने की कोशिशें करते रहे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। लेकिन यहाँ एक मसला है, वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत उस वक्त तक हावी रहती है जब तक कि उसके पोशीदा हाथ वाकई पोशीदा रहें, सीक्रेट रहें। जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होती जाती है, ये कमज़ोर भी होती जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी गांव में चौधरी लीडर उस वक्त तक चौधरी होता है जब तक उसके फैसले लोग राजी खुशी मानते रहें। जब वो सुलह करवाने जाए और इंसाफ से दोनों पार्टीज़ के दरमियान पंचायत करवा दे, फैसले करवाए, तो तब तक वो चौधरी और गाँव का बड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे डांट डपट करने की ज़रूरत पड़ने लगे तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब उसे हर फैसला मनवाने के लिए डंडा उठाने की ज़रूरत पड़ने लगे तो समझें चौधरी की चौधराहट अब चंद दिन की मेहमान है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात पावर शो को पसंद नहीं करती। वो जैसे ही शो ऑफ पावर देखती है वो अपने अंदर ख़तरे का एहसास महसूस करती है और उससे निपटने के माइंडसेट में चली जाती है, क्योंकि वो पावर शो को एक थ्रेट परसीव करती है कि मेरे लिए ख़तरा अब खड़ा हो गया, मैंने इससे मुकाबला करना है। इसीलिए जिस चौधरी को बहुत ज़्यादा ताकत दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए, समझें कि अब उसकी ताकत गिरने लगी है, अब उसे चैलेंज करने वाले लोग सामने आएंगे। इसीलिए फैमिली सिस्टम से लेकर इंटरनेशनल सतह तक सॉफ्ट पावर ही असल पावर होती है, यही लॉन्ग टर्म चलती है। अगर इसके पीछे हार्ड पावर हो तो ये बहुत अच्छे से चल जाती है, लेकिन अगर कोई मुल्क या इदारा या कोई सरबराह सिर्फ हार्ड पावर ही इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो समझें अब वो हकीकी ताकत खो रहा है या खो चुका है, क्योंकि अब उसकी ताकत को ताकत नहीं जबर कहा जाएगा। और इंसानी तारीख का सबक है कि जबर तवील मुद्दत तक नहीं चलता। साथियों, बातें हैं हमारे असली सवाल यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ कि अब जो एक इंतहाई मुतनाज़े इलेक्शन हुआ है और इससे पहले भी ज़ाहिर हुआ है और हो रहे हैं, इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, एक के बाद एक तबाही का दौर कैसे रोका जाए, इसके जो भी हल आजकल पेश किए जा रहे हैं, कई बरस से पेश किए जा रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ज़रा अपना ख्याल आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा ख्याल यह है कि सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस ठीक कर लेने या वोट्स की दुरुस्त काउंटिंग कर लेने से ये मसला मुस्तकिल या लॉन्ग टर्म हल नहीं होगा। इसका लॉन्ग टर्म हल ये है
کہ تینوں कम से कम 3 बड़ी सियासी जमातें 3 बड़े इदारों को सेफ एग्जिट दें। सेफ एग्जिट मतलब सियासी मुदाखलत से सेफ एग्जिट इनके आईनी रोल से नहीं। ये तीनों इदारे मिलिट्री, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी हैं। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों के लीडर्स दानिशमंदी का सबूत दें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इन्हीं के मुफाद में है कि ये तीनों बड़े इदारे किसी भी सियासी जमात को अपना घोड़ा बनाने के बजाय सिर्फ अपना काम करें। इसमें इन इदारों की भी इज्जत है और सियासी जमातों की भी। पाकिस्तान का भला तो जाहिर है इससे होगा ही। अब सवाल ये है कि ये सेफ एग्जिट का मतलब क्या है और ये कैसे दिया जा सकता है। ये ऐसे है कि तीनों बड़ी पार्टीज के लीडर्स इन इदारों के उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करें जो इनके मुताबिक इन्हें किसी भी मकबूल पार्टी के इक़्तिदार में आने से पेश आ सकते हैं या आते रहे हैं। फिर पाकिस्तानी इकॉनमी से इन तमाम इदारों के स्टेक्स को बाहर निकाला जाए स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बड़े ठेके की बोली लगने लगे, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आए, मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का कोई प्रोजेक्ट आए, तो वज़ीर आज़म पर, प्राइम मिनिस्टर पर दबाव हो कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बल्कि मखसूस किसी इदारे के फ़लाँ डिपार्टमेंट को ही फ़लाँ ठेका या कंस्ट्रक्शन का ठेका वगैरह देना है। हमें अवामी नुमाइंदों पर, वज़ीर आज़मों पर किसी भी दूसरे ओहदे से ज़्यादा एतमाद करना सीखना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। वैसे भी साथियों, पाकिस्तान की तारीख है कि कभी किसी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी जंग में नहीं धकेला, किसी के दौर में कश्मीर, सियाचिन और मशरकी पाकिस्तान जैसा 1 इंच का सान्हा नहीं हुआ। ये तमाम तबाहियाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में ही रूनमा हुई हैं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे थोड़ी थे। बल्कि आपको बताएं, आपके यकीनन इल्म में होगा कि ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल करने जैसा काम भी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान नून के हाथों सर अंजाम पाया था। अब ये सेफ एग्जिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका दूसरा स्टेप ये है कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में से उन लोगों को एक टाइम फ्रेम के तहत निकाला जाए जिनके बारे में पता चल चुका है कि ये कंप्रोमाइज्ड है। इनको किसी इनकी कमज़ोरी के बायस ही किसी अहम तरीन ओहदे पर लाकर एडजस्ट किया गया है ताकि ये आसानी से ब्लैकमेल हो सकें और इस्तेमाल हो सकें। इसकी करीब तरीन मिसाल, और तो बहुत सी हैं, लेकिन एक करीब तरीन मिसाल जस्टिस जावेद इकबाल थे, जो लाबदराही वक्त तक एक कंप्रोमाइज्ड जज की हैसियत एग्जिट दें और जिसका किरदार ज़्यादा घरौना है, जिसे सेफ एग्जिट भी देना मुमकिन नहीं, उसे अदालत में लेके या कम से कम वो कन्फेस करे लोगों के सामने और माजरत करे। तो ये 2 काम सियासी लीडरशिप को लाजमी करना होंगे। इसके बाद तीसरा एक और काम जो तीनों लीडर्स को इसी साइकिल ऑफ रिग्ड इलेक्शन से बचने के लिए, कैओस से बचने के लिए, तरक्की के लिए करना होगा, वो ये है कि एक 10-20 साल का चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन किया जाए जिसके मोटे मोटे पॉइंट्स पर सब मुत्फिक हों, जैसा कि हम टैक्स हर एक से लेंगे, जैसा कि कानून में सब बराबर होंगे, जैसा कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी एक होगी उस पर सब मुत्फिक होंगे, कम से कम पॉइंट्स पर मुत्फिक होंगे, जैसा कि एलीट्स की फ्रेंचाइजीज ख़त्म होंगी। एलीट्स की फ्रेंचाइजीज क्या है? वो ये कि जैसे किसी इलाके में एक पुलिस ऑफिसर है, एक वकील है, एक मिलिट्री ऑफिसर है, एक जज है या अमीर आदमी है या वहाँ को कब्जा ग्रुप का बदमाश है, ये सब एलीट्स के नुमाइंदे ट्रैफिक सिग्नल समेत, टैक्स समेत, यूटिलिटी बिल समेत किसी कानून को नहीं मानते। अब होता यह है कि सिर्फ यही जो लाखों लोग, तकरीबन ये बनते हैं चंद लाख, यही इस एलीट कल्चर की लग्जरी को एंजॉय नहीं कर रहे होते, ला कानूनियत को, बल्कि इन सब की फ्रेंचाइजीज भी इसी अंधेर नगरी में नाच रही होती हैं और किसी कानून को नहीं मान रही होती। जैसा कि इनके भाई बहन, दोस्त, माँ बाप, बीवी बच्चे, ड्राइवर, मुलाजमीन, उनके बच्चे और रिश्तेदार वगैरह वगैरह सब यही जुल्म कर रहे होते हैं, जिससे पावर की, लाकानूनियत की फ्रेंचाइज इस तरह फैलती है कि इन सब पर कोई कानून हाथ डालने के काबिल ही नहीं रहता। सब एक दूसरे को बचाने के लिए आ जाते हैं। एक पावरफुल एंटिटी के गिर्द मौजूद किसी भी शख्स पर कोई भी कानून अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान की आज की हकीकत है। आपको याद होगा कि कैसे कराची में शाहजेब जतोई वाला केस हवा हो गया था, फिर कैसे बलूचिस्तान में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को एक बड़ी गाड़ी में एक पावरफुल शख्स के ड्राइवर ने कुचल दिया था और उस पर कोई कानून लागू नहीं हुआ था, क्योंकि पावरफुल लोग सिर्फ खुद कानून का मजाक नहीं उड़ा रहे होते, बल्कि उनकी फ्रेंचाइजीज भी इसी तरह लाकानूनियत और अंधेर नगरी को फ़रोग दे रही होती है। तो तीसरी बात यह है जिस पर कम से कम तीनों बड़े लीडर्स को इत्तफाक करना होगा। अब यहाँ ठहरिए, बहुत से लोग आप वैसे ये गुफ्तगू सुनते हुए सोच रहे होंगे कि आखिर तीनों बड़े लीडर्स ऐसा इत्तफाक क्यों करेंगे, ये तो उनके अपने खिलाफ भी बात जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि आप लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके लिए वोट कास्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, आप उन्हें मजबूर करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका और हमारा फ़ायदा है। मुत्तहद अवामी राय की ताकत, लोगों की ताकत, लोगों की राय आमा कभी लाहासिल नहीं रहती। याद रखें, तारीख़ में बादशाहतें
जो कि मुकम्मल डिक्टेटरशिप होती हैं, वो भी कायम नहीं रह सकती अगर अवाम खिलाफ हो जाएं तो। आज की सऊदी बादशाहत को भी अपने अवाम को, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, कि उनको भी अपने अवाम को खुश रखने के लिए कई कई जतन करने पड़ते हैं। वहाँ रहने वालों से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अवाम नाराज़ हो जाएं तो सबसे पहला नुकसान ताकतवर बादशाहतों का भी ये हो जाता है कि हुकूमत के मुखालफिन को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। इसीलिए पावरफुल लोगों को अपने राइवल से महफूज रहने के लिए अवाम की ज़रूरत बहरहाल पड़ती है। आप इन लोगों की, लीड्स की इस ज़रूरत को सामने रखते हुए अगर इन तीनों पॉइंट्स पर जोर देंगे तो मुमकिन है कि हमारे लीडर्स, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लीडर्स हैं, सभी मिलियंस में, करोड़ों में वोट लेते हैं, ये आपकी बात सुनेंगे, सुनने के लिए मजबूर होंगे। इसीलिए ये वी लोग आपके लिए ज़्यादा है और इनके लिए कम। इस साइकिल ऑफ रिग्ड इलेक्शन फॉलोड बाय बैड इकोनॉमी एंड फॉलोड बाय टेररिज्म, अनार्की से बचना है तो हमें, हमारे ख्याल में, ये एक पुरअमन हल है। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई हल है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जाहिर है आपके पास शायद इससे बेहतर इस सूरत हाल से निकलने का कोई हल हो। और हाँ, आखिर में एक और बात, कई दोस्त ये कहते हैं कि अगर हम मुतनासिब नुमाइंदगी पर चलें, इस तरह से अपनी डेमोक्रेसी को चेंज करें तो शायद एक बेहतर जमहूरियत की शक्ल सामने आए। इसमें अक्सर फ्रांस की मिसाल दी जाती है, लेकिन याद रखें फ्रांस में मुकम्मल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फ्रेंच सिस्टम में इसका कुछ हिस्सा तो है, लेकिन असल में मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही वहाँ भी बनती है। फिर इसमें मजीद ये होता है कि 2 राउंड्स में इलेक्शन होते हैं। पहले में तमाम उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं, दूसरे में सिर्फ टॉप की 2 पार्टीज, 2 उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होता है। जो जीत जाए वो फिर हुकूमत बनाता है। लेकिन इसको एक तरफ रखें, सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ मुकम्मल प्रोपोर्शनल सिस्टम शायद बेहतर तौर पर काम ही नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि मुल्क के एक हिस्से की, पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यहाँ से ज़्यादा सीट्स लेने वाला हुकूमत बना लेता है, टॉप पोजीशन पर आ जाता है, उसी तरह यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला भी फिर ताकत का सबसे बड़ा शेयर ले जाएगा। मतलब ये शिकायत फिर भी वैसे ही रहेगी जैसी कि आज है। दूसरी बात ये कि इस सिस्टम को अगर अपनी पूरी स्पिरिट के साथ लागू भी कर दिया जाए तो फिर मसला ये होगा कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं आ पाएगी जो तेज़ रफ्तारी से अहम फैसले ले सके, क्योंकि हर बार मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल पर अगर इसे दुरुस्त तरीके, सख्त तरीके से लागू किया जाए तो हाउस डिवाइड ही रहेगा। यही वजह है कि किसी भी मुल्क में मुकम्मल तौर पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम राइज नहीं है। जर्मनी, आयरलैंड, इसराइल और नीदरलैंड में ये है, लेकिन पार्शली है, जुज़वी तौर पर नाफिज है। हमें ये हकीकत भी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी जगह जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें उस सिस्टम की मजबूती के साथ वहाँ की एलीट का किरदार और अवामी दबाव भी है जो उसे चलता रखता है। अकेला लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ सिस्टम और आइन कुछ भी अगर कर सकता तो पाकिस्तान शायद आज जन्नत होता। एक और बात जो इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा की जाती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का रुझान आम किया जाए, उसको लेकर आया जाए। इस पर हमारा ख्याल है कि फ्यूचर तो शायद इसी का है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही होगी, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से और क्विक हो सकेगी। लेकिन फ़िलहाल आज के सिनेरियो में इस पर भी ये सवाल है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो लोग जो बैलेट बॉक्सेस को मैनुअली हैक कर लेते हैं वो इस ऑनलाइन सिस्टम को क्यों नहीं हैक कर सकेंगे या क्यों नहीं करेंगे। फिर नीदरलैंड्स, जर्मनी और आयरलैंड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पार्शली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही होती है। कुछ जगहों पर मैनुअल को दोबारा लाया गया है क्योंकि ये सिस्टम भी अभी फ्लॉलेस नहीं हुआ। ब्राज़ील, साउथ कोरिया, बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, कोलंबिया वगैरह में ईवीएम्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर ममालिक में पार्शली ही हो रही हैं, लिमिटेड इस्तेमाल है उनका। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया में ईवीएम्स कहाँ कहाँ दुरुस्त इस्तेमाल हो रही हैं और उसके नतायज क्या हैं और कहाँ नहीं। सवाल ये है कि कोई भी सिस्टम जिस पर तमाम बड़ी पार्टीज़ जिन्होंने उस सिस्टम में हिस्सा लेना है या अवाम की अक्सरियत अगर मुत्फिक नहीं होगी तो वो शफाफ इलेक्शन कैसे देगा। शफाफ तो वही होगा जिस पर ज़्यादातर एतमाद करें। सो अगर ईवीएम्स से इलेक्शन भी करवाना है तो इस पर तदब्बुर और दानिशमंदी से बड़े लीडर्स को एक दूसरे के साथ बैठना होगा। इसीलिए हमारा ख्याल है कि हमें अपने अपने लीडर्स की वफादारी का दम भरने के साथ साथ उन पर कुछ चेक्स भी रखने चाहिए, जिनमें से एक ये है कि वो हमें महज अपने इक़्तिदार के लिए जज्बाती करने के बजाय मुश्किल इश्यूज़ का प्रैक्टिकल हल भी निकाल कर दिखाएं, ऐसा हल जो फिर पायदार भी हो। क्योंकि असूली बातें तो बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हल निकालना एक लीडर का काम। अपने मुखालिफ लीडर्स के साथ बैठकर अगले इलेक्शन प्रोसेस को पिछले से 10%, 20%, 30% जितना मुमकिन हो उतना बेहतर बनाकर दिखाएं, फिर इसे कबूल भी करें, कौम को बड़ा दिल दिखाने का सलीका भी सिखाएं।
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنے لیڈرز کو اتنی محبت دیتے ہیں وہاں ان پر کچھ چیکس بھی رکھیں، کیونکہ غلامی تو کسی صورت قبول نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی بیرونی طاقت کی، نہ سیاسی لیڈرز کی۔ آخری بات یہ کہ ملٹری، جوڈیشری اور بیوروکریسی کے ادارے مسلسل سیاسی مداخلت سے جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اگر بڑی سیاسی جماعتوں نے کوئی قدم خود نہ اٹھایا تو یہ ادارے اپنے طور پر چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے بڑے دل اور بڑے ویژن کی دانشمندی کی ضرورت ہے۔ سیاسی لیڈرز کو اپنے ذات کے حصار سے باہر آ کر اپنی انا کی قربانی دے کر یہ کام کرنا ہوگا، اس کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان اداروں سے دشمنی لے کر نہ تو پاکستان کا ہم لوگ کوئی بھلا کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنا آنا سیاسی جماعتوں کا، نہ ہماری اکانومی کا۔ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو کمزور کرنے اور کسی ادارے کو کمزور کرنے سے ان دونوں باتوں کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو مزید کمزور کر دیں گے۔ کروڑوں ووٹ لینے والے لیڈرز بھی روز روز نہیں پیدا ہوتے، اور ادارے بھی صرف عمارتیں بنا دینے سے نہیں قائم ہو جاتے، یہ بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے سیف ایگزٹ دیجیے، ورنہ پاکستان